Hi, and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. This is fourth lecture of Work, Power and Energy. In this lecture, we are going to study about work done in conservative and non-conservative field and how work depends on frame of reference and concept of energy and transformation of energy. First of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education has now brought education to your doorstep. We have admissions open for online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So previous lecture में हमने देखा था about conservative and non-conservative field, work done in conservative and non-conservative field. Basically हो क्या रहा है कि conservative और non-conservative forces को define किया गया है. Forces को basically classify किया गया है two type में. Forces को यहाँ पे two categories में classify किया गया है. एक है conservative force and second one is non-conservative. कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है? हमें पता है कि फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसे हम वर्क डन कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज वर्क डन. इट इज कॉल्ड एज वर्क डन. सो यहां पे कहा गया है इफ वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. वर्क डन कैसा है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है वर्क डन, देन द फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स. तब फोर्स को क्या कहा जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स. आई होप आपको ये समझ में आया है. सो वर्क डन इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसे हम वर्क डन कह रहे हैं. लेकिन अगर वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन पाथ. डिपेंडेंट ऑन पाथ. अगर ये पाथ पे डिपेंडेंट है तब फोर्स को कहा जाता है इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. सो दिस इज सिंपल. यहां पे कंजर्वेटिव फील्ड में और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में हमें वर्क डन स्टडी करना है. सो कैसे हम बताएंगे कंजर्वेटिव फील्ड है या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है? अगर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तब कहा जाएगा कि वर्क डन कैसा हो रहा है? कंजर्वेटिव फील्ड में. मींस जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है. एंड अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? पाथ पे डिपेंडेंट है, तब फोर्स को कहा जाएगा कि फोर्स कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. सो यहां पे अगर हम ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, इसके लिए हमारे पास 3 पाथ अवेलेबल है. सो कोई भी पाथ से अगर हम जाते हैं, वर्क डन अगर सेम आ रहा है, इट मींस यहां पे जो फोर्स है वो कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है. एंड इन दिस केस अगर ए से बी तक और बी से ए तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वर्क डन इन क्लोज फील्ड. हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लोज लूप में या क्लोज्ड फील्ड में या क्लोज्ड पाथ में अगर वर्क डन हो रहा है तो नेट वर्क डन क्या होगा? 0 होगा. मींस वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी एंड वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी टू ए, दोनों का समेशन क्या आ रहा है? 0. तब हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो कैसा है? इट इज कंजर्वेटिव फोर्स. इट इज कंजर्वेटिव फोर्स. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया हुआ है. यहां पे हमने देखा था ए से बी तक ऑब्जेक्ट को ले जाया जा रहा है, सीधा वर्टिकली अपवर्ड लेकर जाए या थीटा एंगल पे इंक्लाइंड या स्टेप्स के थ्रू हम लेकर जा रहे हैं या कुछ एक रैंडम पाथ फॉलो किया है. सो चारों केसेस में वर्क डन क्या आ रहा था? mgh. इसके डिस्क्रिप्शन के लिए आप प्रीवियस लेक्चर फॉलो कर सकते हो. सो ऐसे केस में जो फोर्सेस है उसे क्या कहा जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स. तो यहां पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो था mg, ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट? इट इज कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स के और एग्जांपल हमें दिए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. दीज आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस. ये जो फोर्सेस है ये कैसे है? कंजर्वेटिव फोर्सेस है. अब हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की. उसके पहले यहां पे दिया हुआ है सी. कंजर्वेटिव फोर्स को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं.
आपके हाथ में बॉल है, ठीक है, सो या फिर एक ब्लॉक है जिसका मास है m, जिसका मास क्या है m। अब इसे नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हो, इसे कैसे लेकर जा रहे हो, हम कहेंगे a पॉइंट से b पॉइंट तक आप लेकर जा रहे हो। सो इसमें जो फोर्स लगेगा वो रहेगा प्लस mg, फोर्स कैसा लगेगा, प्लस mg लगेगा। सो यहां पे a से b तक ले जाने के लिए वर्क डन क्या हो रहा है, a से b के लिए mgh, या फिर वी कैन से यहां पे एक बॉल है जिसको आपने थ्रो किया, बॉल को आपने क्या किया, थ्रो किया। सो थ्रो किया मींस ये नीचे से ऊपर गया, मींस आपने बॉल के ऊपर वर्क किया है, जो बॉल के ऊपर वर्क किया है वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। सो यहां पे जब बॉल पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। एंड रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा। लेकिन यहां से बॉल वापस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आएगा, सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आएगा, एनर्जी रिलीज होगी। सो यहां पर ए बी या फिर हम कह सकते हैं बी ए क्या होना चाहिए फिर, माइनस mgh, क्या हो जाएगा, माइनस mgh। सो एनर्जी उतनी ही रिलीज होगी। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर होता है। सो जहां पे भी अगर हम बात कर रहे हैं राउंड स्ट्रिप की, कि अगर एक क्लोज लूप में वर्क डन हो रहा है ए से बी पॉइंट तक, क्लोज लूप में वर्क डन हो रहा है ए से बी पॉइंट तक, ए से बी तक जाने के लिए वर्क डन है, वर्क डन ए टू बी, और बी से आने के लिए वर्क डन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्क डन बी टू ए। सो दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, हमेशा क्या होगा, जीरो। अगर इसका समेशन जीरो आ रहा है तो फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन हो रहा है, और वी कैन से फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। देन अब हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। सी सपोज यहां पे एक रफ टेबल है, रफ टेबल पे दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, ब्लॉक का मास क्या है, m है। इसे पुश करके हम लेकर जा रहे हैं b पॉइंट तक, सेम ब्लॉक को पुश करके लेकर लेकर जा रहे हैं b पॉइंट तक। सो ऑब्वियसली अगर हम ब्लॉक को मूव कर रहे हैं F फोर्स लगा के, बट क्योंकि ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक के मोशन को अपोज करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लॉक के मोशन को अपोज कर रहा है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स अगर हमें बताना है, वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट और मूविंग ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी, क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज डिस्प्लेसमेंट है s, सो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एज इट इज, नॉर्मल रिएक्शन इज mg, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसके बराबर रहेगा, वेट को बैलेंस करेगा। सो नॉर्मल रिएक्शन इज mg, सो म्यू mg s, ये होगा वर्क डन इन मूविंग ब्लॉक फ्रॉम a टू b। अब एट द सेम टाइम अगर हम B से A तक ब्लॉक को लेकर जा रहे हैं, ब्लॉक को कैसे मूव किया जा रहा है दिस टाइम, फ्रॉम B टू A। सो यहां पर B से A तक अगर ब्लॉक को हम मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ब्लॉक को मूव किया जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अगेन ब्लॉक के मोशन को अपोज करेगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी बैकवर्ड। सो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे कैसा एक्ट हो रहा है, बैकवर्ड एक्ट हो रहा है। सो वर्क डन इन मूविंग ब्लॉक फ्रॉम B टू A इज व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज s। हम बात कर रहे हैं प्योरली फ्रिक्शनल फोर्स की, जो फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी नहीं, क्योंकि हम यहां पे हर फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट अलग अलग रहेगा। सो यहां पे हम बात कर रहे हैं, सी डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है F फोर्स, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है F फोर्स, बट हम यहां पे F फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्योरली फ्रिक्शनल फोर्स की। सो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या हुआ है, सो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इज Fs इंटू s। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो म्यू s, नॉर्मल रिएक्शन इज mg s। सो अगर हम नेट वर्क डन की बात करें फ्रॉम मूविंग ब्लॉक a टू b एंड देन b टू a, सो यहां पे हो जाएगा वर्क डन a टू b प्लस वर्क डन b टू a। सो दोनों का वर्क डन अगर हम ऐड करेंगे, म्यू s mg s प्लस म्यू एस mgs। सो यहां पे नेट वर्क डन जीरो नहीं होगा, ये हो जाएगा ट्वाइस म्यू एस mg s। मींस क्लोज लूप में नेट वर्क डन जीरो नहीं हो रहा है,
सो हम कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और कोई स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो फोर्स है वो कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। सी हम डिफरेंट फोर्सेस के वजह से भी डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहां पे हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन से, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं ये कि नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन के वजह से जो नेट वर्क हो रहा है, सो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। यहां पे एफ एस कॉस थीटा ये होता है फॉर्मूला सी। सो यहां पे फोर्स हो गया नॉर्मल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज एस एंड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 90 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल है 90 डिग्री, cos 90 जीरो होता है, मींस यहां पे वर्क डन कितना हो गया, जीरो। सो वर्क डन बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। यहां पे भी आप cos थीटा लिख सकते थे, क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मींस यहां पे आ जाता cos 180, cos 180 मींस माइनस, देन अगेन सेम यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहां पे भी cos 180 आता, ये भी हो जाता माइनस, सो माइनस माइनस रिजल्टेंट यहां पे आ जाता -2 म्यू एस एम जी एस। सो जस्ट आपको ये समझाना था, इसलिए मैंने कि ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इसीलिए cos थीटा इग्नोर किया, बट आप उसे भी यहां पे काउंट कर सकते हो, सो आपको ज्यादा बेटर वे में ये क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किस तरीके से हम यहां पे बता कर रहे हैं। कंजर्वेटिव फील्ड की बात हो रही है, इट मींस क्लोज लूप में क्या होगा, दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्लोज लूप में यहां पर नेट वर्क डन जीरो होगा, एंड कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड। सो ये आपके नोट्स के लिए यहां पे लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही यहां पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल दिए हुए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, सो ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। इफ W1, W2 and W3 represent the work done in moving particle from A to B, पार्टिकल को A से B तक मूव कर रहे हैं, सो वर्क डन W1, W2 and W3 ये बता रहा है 3 डिफरेंट पाथ्स के लिए 1, 2 and 3। सो 1 के लिए W1 है, पाथ 2 के लिए वर्क डन है W2, पाथ 3 के लिए वर्क डन है W3, एंड कहा गया है दिस इज इन ग्रेविटेशनल फील्ड। सो वर्क डन के लिए फोर्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से वर्क डन हो रहा है इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, इन मूविंग ऑब्जेक्ट ए टू बी, तब हम कहेंगे कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इट मींस तीनों वर्क डन इक्वल होने चाहिए, तीनों वर्क डन कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में हो रहा है, इट मींस फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे वर्क कर रहा है, एंड इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स। सो कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से वर्क डन हो रहा है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे दिया हुआ है अ पार्टिकल ऑफ मास m 0.01 kg travels along a curve with a velocity given by, पहले वेलोसिटी v1 वेक्टर हमें दिया हुआ है 4i प्लस 16 k मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम, वेलोसिटी चेंज होगी कुछ देर के बाद, इट इज 8i प्लस 20j मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन ऑन पार्टिकल ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम इज। सो यहां पे वर्क डन क्या होगा, सो यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या हो रही है, पहले हम देख लेते हैं दोनों काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज क्या है। सो V1 क्या होना चाहिए, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, सो अंडर रूट 4 स्क्वायर 16, 16 स्क्वायर इज 256, दोनों को ऐड कर देंगे तो 272 हो जाएगा। देन सेकेंड वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64, 20 स्क्वायर इज 400, दोनों को ऐड करने पे मिलेगा 464। देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई है, इट मींस फाइनल mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर।
सो हाफ m कॉमन यहां पे मिलेगा हमें v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सो हाफ एज इट इज, मास कितना दिया हुआ है, इट इज 0.01, v2 जा स्क्वायर, v2 की वैल्यू कितनी है अंडर रूट, तो उसका स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 464 माइनस v1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा एंड v1 का स्क्वायर लेने पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी 272, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो हाफ इंटू 0.01 इंटू 192, देन 2 से डिवाइड कर देंगे, so 0.01 इंटू 2 से इसे डिवाइड करने पे कितना आता है 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12, सो 96 इंटू 196, 2 नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए 0.0 जूल्स, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। रिमेंबर वर्क डन कैसे मिलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देन वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ये हमें जस्ट यहां पे समझना है कि ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है कि वर्क डन हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मींस वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सी, विथ चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फोर्स डज नॉट चेंज व्हाइल डिस्प्लेसमेंट में चेंज। क्या कहा गया है, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दे, क्या चेंज करें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दे, सो उससे फोर्स भले ही चेंज नहीं होगा बट डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। जैसे कि सपोज यहां पे एक पोर्टर दिया हुआ है, वो क्या कर रहा है, सूटकेस को अपने सर पे लेके स्टेयरकेस पे चल रहा है, सूटकेस उसके सर पे है एंड वो स्टेयरकेस पे चल रहा है। सो यहां पे क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू, अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सो फोर्स कैसा लगा रहा है, ये पोर्टर फोर्स कैसे लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां पे इसने फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, ये रहेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट कैसा कर रहा है, ये स्टेयरकेस ऊपर चढ़ रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ। सो इसके हिसाब से वर्क डन हो जाएगा 0, वर्क डन हो जाएगा 0। कैसे, वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, बट यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है 90, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल है 90, इट मींस वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 0 होता है। बट अगर कोई पर्सन यहां पे थर्ड पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा है, जो ग्राउंड लेवल पे यहां पे अगर कोई थर्ड पर्सन खड़ा है एंड वो इन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो थर्ड पर्सन के हिसाब से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। फोर्स तो ऑब्वियसली हम ये जो सूटकेस को सर पे पकड़ के हैं, हम उसी फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स चेंज नहीं हुआ। आप यहां पे ध्यान रखिए, फोर्स चेंज हुआ क्या, नहीं, बट क्योंकि पर्सन स्टेयरकेस चढ़ा है, पर्सन क्या हुआ है, स्टेयरकेस चढ़ा है, सो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है, h, डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर हुआ, मींस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ऑब्जर्वर के हिसाब से, इसके हिसाब से, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा, यहां पे थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कितना है, h डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सो यहां पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, mgh, फोर्स क्या हो जाएगा, mgh। सो बेसिकली यहां पे हमें समझ में आया कि अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दे, पहले हमने पोर्टर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा तो वर्क डन तो 0 है, लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जो कि ग्राउंड पे खड़ा था, तो वर्क डन कितना हो गया, mgh हुआ, मींस वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक ट्रेन है, अब ट्रेन के अंदर ट्रेन की स्पीड जो है यहां पर, ठीक है, ट्रेन मूविंग ट्रेन है, हम स्पीड फिलहाल कंसीडर नहीं करते हैं। सो यहां पे एक बॉक्स है, यहां पे एक पर्सन है ट्रेन के अंदर जो बॉक्स को पुश कर रहा है, पुश करके उसने डिस्प्लेस किया उसे यहां से यहां तक, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाया है। सो ये पर्सन के हिसाब से वर्क डन क्या होगा, पर्सन के हिसाब से वर्क डन होगा एफ इंटू एस। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन जो ग्राउंड में है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ट्रेन भी तो मूव कर रही है, ट्रेन भी मूव कर रही है, तो जितने देर में ए से बी तक ये ब्लॉक को लेकर गया, ट्रेन भी आगे गई, मतलब ट्रेन ने डिस्टेंस अगर कवर किया है सपोज एस नॉट, कितना डिस्टेंस कवर किया है एस नॉट, तो ये थर्ड पर्सन के हिसाब से वर्क डन क्या होना चाहिए, वर्क डन होगा फोर्स इंटू नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन,
क्योंकि ये बॉक्स यहां से यहां नहीं, यहां से यहां गया है, ट्रेन अगर यहां से यहां तक मूव हुई है तो। सो इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट आपको ये बताना है कि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। देन एनर्जी। सो एनर्जी को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, एनर्जी इज कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन जो वर्क डन का डायमेंशन है सेम m1 L2 T-2। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, जूल, एंड सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। देयर आर अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स एज वेल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। सो चार्ज इंटू पोटेंशियल अगर हम करेंगे तो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रैक्टिकल यूनिट किलोवाट आवर, कैलोरीज। सो ये यूनिट होते हैं एंड इनके रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। जैसे कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। सो ये 4 जो रिलेशन है, जो कन्वर्जन है, वो आपको याद रखने हैं, जो न्यूमेरिकल में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब एनर्जी, मास इक्विवेलेंट एनर्जी, आइंस्टाइन इक्वेशन से हम एनर्जी और मास का रिलेशन बता सकते हैं। एनर्जी इज mc², मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट द स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम c से रिप्रेजेंट होगा। अगर हम मास को 1 एटॉमिक यूनिट लेते हैं, जिसको केजी में कन्वर्ट करने पे कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। रिमेंबर, ये भी वैल्यू आप याद रखिए, आपके लिए बाद में काम आ सकता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। सो इससे एनर्जी अगर हम निकालते हैं मास की ये वैल्यू पुट करके, तो एनर्जी कितना आएगा, 1.5 इंटू 10⁻−10 जूल, जिसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने पे कितना आएगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड अगर हम मास को 1 केजी रखते हैं, मास कितना है 1 केजी, तब एनर्जी कितनी होती है 9 इंटू 10⁻16 जूल। इस फॉर्मूले के हिसाब से मास की वैल्यू 1 केजी, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ सेकंड, 3 इंटू 10⁸ द स्क्वायर, एंड इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻16। सो दिस इज आइंस्टाइन इक्वेशन जो मास और एनर्जी को रिलेट कर रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। सी, यहां पर एनर्जी और मास इंटरकन्वर्टिबल है। जैसे कि यहां पे हम देख सकते हैं अनाइलेशन ऑफ मैटर। अनाइलेशन ऑफ मैटर क्या होता है, व्हाट इज अनाइलेशन? अनाइलेशन में क्या होता है, सी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। यहां पे आप देख सकते हो एनिमेशन में इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दोनों में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। दोनों कंबाइन हो रहे हैं, बेसिकली वी कैन से दोनों कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन हो रहे हैं तो जैसे ही दोनों एक दूसरे से टकराए तो दोनों डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। डिस्ट्रॉय होना मतलब यहां पे क्या हो रहा है, अनाइलेशन हो रहा है। डिस्ट्रॉय के लिए दूसरा वर्ड क्या दिया हुआ है यहां पे, अनाइलेट हो रहे हैं। एंड दोनों अनाइलेट होके क्या हो रहा है, यहां पर मासेस का कन्वर्जन एनर्जी में हो रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मासेस थे, दोनों सॉलिड पार्टिकल है, बट दोनों जैसे दोनों में कोलिजन हुआ, यहां पे मास का कन्वर्जन किस में हो रहा है, एनर्जी में हो रहा है। मास का कन्वर्जन एनर्जी में हो रहा है। सो यहां पे वी कैन से दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज पॉजिट्रॉन। दोनों जब कोलाइड हो रहे हैं तो यहां पे गैमा रेस का एमिशन हो रहा है, जिसकी एनर्जी कितनी है, यहां पे फोटोन जो है, सॉरी फोटोन का एमिशन जो हो रहा है, एंड फोटोन की एनर्जी कितनी है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहां पर आप देख सकते हो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन पेयर प्रोडक्शन, पहले हमने क्या देखा कि मासेस से एनर्जी का फॉर्मेशन होना। अभी हम देखेंगे रिवर्स ऑफ एनाइलेशन ऑफ मैटर। रिवर्स ऑफ एनाइलेशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज पेयर प्रोडक्शन। सी, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि अगर गैमा रेज न्यूक्लियस से टकरा रही है, अगर देयर इज कोलिजन बिटवीन गैमा रेज एंड न्यूक्लियस, तो इसके वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन।
बट इसके लिए गामा रेज की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। एनर्जी शुड बी एटलीस्ट इट शुड बी इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब क्या होगा? इसमें से पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा, जिसकी एनर्जी आप देख सकते हो कितनी है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो पेयर प्रोडक्शन इज व्हाट? इट इज रिवर्स ऑफ अनाइलेशन ऑफ मैटर। देन न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब में भी आप देख सकते हो मास से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर जैसे ही एक यूरेनियम से या फिर यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की जा रही है, आप देख सकते हो न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की गई यूरेनियम के ऊपर। सो इससे क्या हुआ? इसका फिजन हुआ, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, और न्यूक्लियर फिजन होके फॉर्मेशन हो रहा है बेरियम एंड क्रिप्टॉन का, एंड इससे 3 जो न्यूट्रॉन है वो रिलीज हो रहे हैं, एंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस प्रोसेस में इवॉल्व हो रही है। मींस यहां पे न्यूक्लियर फिजन, जो कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज किया जा रहा है, यहां पे मास से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मास के कोलिजन से एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मींस ये सब एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है कि मास और एनर्जी हम इनको रिलेट कर सकते हैं, इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। हम मासेस के कोलिजन से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या एनर्जी और मास के प्रोड्यूशन कोलिजन से फर्दर मासेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इंटर कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, एनाइलेशन ऑफ मैटर, देन पेयर प्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज energy can neither created nor destroyed but it can be converted from one form to another. So energy को काफी सारे फॉर्म में हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि आप जनरेटर में देख सकते हो, यहां पे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा रही है। हम मैकेनिकली क्या कर रहे हैं, यहां पर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। देन लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ चुके हैं कि लाइट एनर्जी से, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। देन केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि गैल्वेनिक सेल में होता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाती है। जो हम कार की बैटरी देखते हैं, कार की बैटरी में भी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किया जा रहा है। देन केमिकल टू हीट, बर्निंग ऑफ कोल, अगर कोल को बर्न करते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, मींस केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्जन किया जा रहा है। साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, माइक्रोफोन में अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें साउंड एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मोकपल, थर्मोकपल में हीट एनर्जी से आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट की जा रही है, हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट की जा रही है थर्मोकपल में। देन हीट से मैकेनिकल एनर्जी, आप देख सकते हो इंजन, इंजन में होता है कि कोल बर्निंग से मैकेनिकल एनर्जी में उसका कन्वर्जन किया जा रहा है। देन इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, मोटर में यही होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोटर रोटेट किया जा रहा है इसमें। सो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। देन हीटर में कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी। देन दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी। देन इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करवा के इसमें क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन करवाई जा रही है। देन लाइट बल्ब, इसमें इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। सो ऐसे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। सो एनर्जी के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे। यहां पे दिया हुआ है मास m है, चार्ज q है एंड पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो एनर्जी क्या होगा? सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी? क्योंकि यहां पे चार्ज को एक्सेलरेट किया जा रहा है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, चार्ज को एक्सेलरेट किया जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस v से। सो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो चार्ज कितना है? Q और पोटेंशियल है V। सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इंटरेस्टिंग।
अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एन आइसक्रीम हैज अ मार्क्ड वैल्यू ऑफ 700 किलो कैलोरी। एनर्जी दी हुई है आइसक्रीम में कितना, 700 किलो कैलोरी। हाउ मेनी किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी विल इट डिलीवर टू द बॉडी एज इट इज डाइजेस्टेड। सो इसके डाइजेशन से कितने किलोवाट आवर में एनर्जी मिलेगी। सो बेसिकली हमें एनर्जी को कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने आपको बताया था आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। सो यहाँ पे किलो कैलोरी में दिया हुआ है एंड इसे किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। सो हम कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं और जूल से किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कन्वर्जन अगर आप देखोगे, सो 1 कैलोरी इज व्हाट, इट इज 4.18 जूल एंड 3.6 into 10 power 6 जूल is what, it is 1 किलोवाट आवर। तो ये कन्वर्जन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो ट्राई करते हैं। सबसे पहले किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 700 इंटू 10 पावर 3 कैलोरी। किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर 3 से हमने मल्टीप्लाई किया। आफ्टर दैट कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते हैं, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। सो दिस मच कैलोरी इज इक्वल्स टू कितना जूल होगा, 700 इंटू 10 पावर 3 इंटू 4.18 जूल। अब जूल को किलोवाट आवर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल मतलब 1 किलोवाट आवर। सो इतना जूल से कितना किलोवाट आवर बनाएंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू गिवन है इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 से, तो ये हो जाएगा किलोवाट आवर। सो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0.81। सो इस तरीके से कंप्लीटली कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन था। सो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हो। देन आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching.